नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 जुलाई सन 2026। आज सप्तमी तिथि दोपहर बाद 1:25 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा SSC का बड़ा फैसला, CET ग्रुप डी फॉर्म सुधारने का मिला आखिरी मौका। अग्निवीरों के लिए बड़ा अपडेट, सेना में परमानेंट भर्ती का प्रतिशत बढ़ाने की है तैयारी। हरियाणा के BPL परिवारों को बड़ा झटका, इस बार राशन के साथ नहीं मिलेगा सरसों का तेल, बताएंगे पूरी अपडेट। 17 जुलाई को जींद से दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, PM नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश के आर्थिक हालात से लेकर अयोध्या तक के राम मंदिर से जुड़े हालिया विवादों तक लगाए गंभीर आरोप। हरियाणा में मेडिकल छात्रों को बड़ा झटका, मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सों की फीस में किया बड़ा बदलाव। बुलेट ट्रेन का मेगा प्लान तैयार, दिल्ली से सिर्फ 2 घंटे में लखनऊ तो 6 घंटे में पहुंच जाएंगे सिलीगुड़ी। राव इंद्रजीत की नाराजगी आई सामने, बोले CM के कार्यक्रम में नहीं गया तो किसी को क्या परेशानी। हरियाणा में 22 जुलाई तक चलेगा माताओं की मृत्यु रोकने को हरियाणा में विशेष अभियान। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हरियाणा का बड़ा टेक्नोलॉजी प्लान, पिंक PCR और वर्किंग वुमेन पोर्टल होंगे लॉन्च। भगोड़े नीरव मोदी को जल्द लाया जा सकता है भारत, यूरोपियन कोर्ट में आखिरी केस भी हारा, पिछले 7 साल से लंदन की जेल में है बंद। PM नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया पहुंचे, फाइटर जेट्स ने किया एस्कॉर्ट। देश की 85% आबादी मुस्लिम, फिर भी गरुड़ एयरलाइन तो नोटों पर गणेश की तस्वीर है छपी। और चढ़ावा चोरी की FIR कराने वाले कृष्ण मोहन नए महासचिव बने। 2012 में RSS से जुड़े, 10 महीने पहले ही राम मंदिर ट्रस्ट में हुए थे शामिल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल रहा है। प्रदेश में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। सोमवार को सोनीपत, यमुनानगर, पंचकुला, पानीपत, करनाल, फतेहाबाद और जींद में तेज बारिश हुई है। यमुनानगर में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज आंधी, तूफान और वज्रपात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से 7 से 9 जुलाई के बीच पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, जींद, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं 10 और 11 जुलाई को हरियाणा के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही तेज हवाएं और बिजली गिरने की प्रबल संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि फसलों के लिए बारिश लाभदायक है। बाजरा और धान की रोपाई में इस बारिश से फायदा पहुंचेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET ग्रुप डी के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में गलती सुधारने का एक और मौका देने का फैसला किया है। आयोग 9 जुलाई से 11 जुलाई रात 11:59 तक करेक्शन पोर्टल दोबारा से खोलने जा रहा है। इस दौरान उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन की जांच कर उसमें हुई किसी भी त्रुटि को ठीक कर सकेंगे। हरियाणा SSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा है कि सभी अभ्यर्थी करेक्शन विंडो के दौरान अपने आवेदन पत्र को ध्यान से जांच लें। यदि किसी प्रकार की गलती रह गई हो तो समय रहते उसे सुधार लें। उन्होंने ये भी कहा कि यदि करेक्शन पोर्टल से जुड़ा कोई सुझाव हो तो अभ्यर्थी गूगल फॉर्म के माध्यम से आयोग तक भेज सकते हैं। आयोग ने आवेदन प्रक्रिया के दौरान ही उम्मीदवारों से अपील की थी कि वे अपना फॉर्म स्वयं भरें और फाइनल सबमिट करने से पहले सभी जानकारियों की अच्छी तरह से जांच कर लें ताकि किसी तरह की त्रुटि न रह पाए। हरियाणा में प्रत्येक गर्भवती महिला को समय पर गुणवत्तापूर्ण और व्यापक मातृ स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामुदायिक आउटरीच को तेज किया जाए ताकि कोई भी गर्भवती महिला आवश्यक प्रसव पूर्व देखभाल या संस्थागत प्रसव सेवाओं से महरूम न रह पाए। आरती सिंह राव ने बताया कि मातृ स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने और राज्य में मातृ मृत्यु दर को कम करने की बड़ी पहल के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा ने प्रदेश के सभी जिलों में 7 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक शून्य निवारणीय मातृ मृत्यु पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है। इस अभियान का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक गर्भवती महिला को समय पर गुणवत्तापूर्ण और व्यापक मातृ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके ताकि कोई भी ऐसी मातृ मृत्यु न हो पाए जिसे रोका जा सकता था। उन्होंने परिवारों से आग्रह किया है कि वे गर्भवती महिलाओं को नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने, खतरे के संकेतों को जल्द पहचानने और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती हुए अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद फिलहाल केवल 25% अग्निवीरों को ही नियमित सेवा में रखने का प्रावधान है, लेकिन अब इस संख्या को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। तीनों सेनाओं की ओर से रिटेंशन प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती हुए पहले बैच के अग्निवीरों ने साल 2023 की शुरुआत में ट्रेनिंग शुरू की थी। उनका 4 साल का कार्यकाल इस साल के आखिर में पूरा होने जा रहा है। मौजूदा नियमों के अनुसार पहले सभी अग्निवीर सेवा से मुक्त होंगे। इसके बाद जो भी अग्निवीर स्वेच्छा से सेना में बने रहना चाहेंगे, उनमें से मेरिट के आधार पर तय संख्या में जवानों का चयन कर उन्हें नियमित सैनिक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय नौसेना तकरीबन 75% अग्निवीरों को स्थायी सेवा में रखने का प्रस्ताव दे सकती है, तो वहीं भारतीय सेना और वायुसेना भी मौजूदा 25% की सीमा को बढ़ाकर तकरीबन 50% तक करने की मांग कर सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हरियाणा के स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सों की फीस में बड़ा बदलाव किया है। इसके साथ ही अगले 5 सालों तक हर साल फीस में 10% की वार्षिक बढ़ोतरी भी की जाएगी। नई फीस के तहत MBBS, BDS, MD और MS जैसे कोर्सों की रजिस्ट्रेशन फीस अब 1500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी गई है। अन्य मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दी गई है। 1 अगस्त के बाद ये नई व्यवस्था लागू होगी और इसके बाद हर साल 10% की वृद्धि जारी रहेगी। अब फीस में इस तरह की बढ़ोतरी से छात्रों और उनके परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ेगा। विश्वविद्यालय ने लेट फीस में भी बड़ा इजाफा किया है। यदि कोई छात्र निर्धारित तिथि के 10 दिन बाद परीक्षा फॉर्म भरता है तो उसे 5000 रुपए लेट फीस देनी होगी। वहीं परीक्षा से 24 घंटे पहले तक फॉर्म भरने पर यह लेट फीस बढ़कर 20,000 रुपए तक पहुंच सकती है। इसके अलावा डुप्लीकेट DMC जारी करने के लिए भी अधिकतम 2500 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। फीस वृद्धि को लेकर मेडिकल सर्विस सेंटर ऑर्गेनाइजेशन ने कड़ा विरोध जताया है। संगठन का कहना है कि पहले से मेडिकल शिक्षा काफी महंगी है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी हरियाणा सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य छात्रों को सस्ती और सुलभ शिक्षा उपलब्ध करवाना होना चाहिए, न कि लेट फीस और पेनल्टी के नाम पर उन पर आर्थिक और मानसिक बोझ बढ़ाना। हरियाणा में BPL राशन कार्ड धारकों को इस बार सरकारी राशन के साथ सरसों का तेल नहीं मिल सकेगा। इसकी मुख्य वजह इस बार सरसों की सरकारी खरीद अपेक्षा से काफी कम होना बताई जा रही है। सरकारी खरीद कम होने के कारण गरीब परिवारों को सरसों का तेल उपलब्ध करवाने में दिक्कत आ रही है। जानकारी के अनुसार इस सीजन में बाजार में सरसों के दाम अच्छे मिलने के कारण किसानों ने अपनी फसल सरकारी एजेंसियों की बजाय निजी खरीदारों को बेचना उचित समझा। सरकारी खरीद कम होने के चलते अब राशन वितरण व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। इसी वजह से BPL परिवारों को मिलने वाला सरसों का तेल इस बार उपलब्ध नहीं करवाया जा सकेगा। सूत्रों के अनुसार सरकार अब वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रही है। इसके तहत पात्र राशन कार्ड धारकों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से राशि भेजने या फिर किसी अन्य योजना के जरिए राहत देने की तैयारी की जा रही है। सरकार के अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद यह पता चल सकेगा कि BPL परिवारों को सरसों के तेल की जगह नगद सहायता राशि मिलेगी या फिर कोई अन्य व्यवस्था लागू की जाएगी। फिलहाल जब तक आधिकारिक सूचना नहीं आती है, स्थिति सामान्य ही बनी रहेगी। हरियाणा सरकार महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से लैस करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के निर्भया फंड के तहत 100 से 200 करोड़ रुपए तक की विभिन्न परियोजनाओं का प्रस्ताव भेजा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य महिलाओं तक त्वरित पुलिस सहायता पहुंचाना, डिजिटल सुरक्षा नेटवर्क विकसित करना और अपराध की स्थिति में रिस्पॉन्स टाइम को न्यूनतम करना है। DGP अजय सिंघल के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने इन योजनाओं की तैयारियां तेज कर दी है। सरकार का फोकस केवल अपराध के बाद कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महिलाओं को समय रहते प्रभावी सुरक्षा उपलब्ध करवाना होगा। प्रस्तावित योजना के तहत पहली बार महिलाओं के लिए समर्पित पिंक PCR नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इन विशेष पुलिस वाहनों की तैनाती उन क्षेत्रों में की जाएगी जहां महिलाओं की आवाजाही अधिक रहती है या फिर महिला अपराधों की घटनाएं अपेक्षाकृत ज्यादा होती हैं। छेड़छाड़, पीछा करने, घरेलू हिंसा, सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न और अन्य महिला संबंधी शिकायतों पर यही टीमें सबसे पहले मौके पर पहुंचेंगी। पिंक PCR वर्किंग वुमेन पोर्टल और तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं को तेज, प्रभावी और भरोसेमंद पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने की दिशा में हरियाणा में ये काम किया जा रहा है। हरियाणा के जींद जिले के लिए 17 जुलाई का दिन ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही जींद और नरवाना रेलवे जंक्शन के पुनर्विकास कार्यों तथा नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिन्होंने स्वच्छ ऊर्जा आधारित रेल तकनीक को अपनाया है। इस ट्रेन के परिचालन के साथ ही भारत जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, फ्रांस और स्वीडन जैसे चुनिंदा देशों के कतार में शामिल होकर हाइड्रोजन तकनीक से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का 8वां देश बन जाएगा। इस पर्यावरण अनुकूल ट्रेन का निर्माण चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया है। पानीपत रूट पर इसका 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाई स्पीड परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। इसमें यात्रियों के लिए कुल 8 आधुनिक कोच लगाए गए हैं। शुरुआती दौर में यह ट्रेन केवल जींद और सोनीपत खंड के बीच पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक के मातूराम भवन में पत्रकारों से बातचीत कर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सरकार पर जमकर राजनीतिक तीर चलाए। उन्होंने प्रदेश के आर्थिक हालात से लेकर अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े हालिया विवादों तक कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हर वर्ग त्रस्त है और भ्रष्टाचार चरम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि साल 1966 में हरियाणा के गठन से लेकर साल 2014 तक जब कांग्रेस सत्ता में थी, राज्य पर कुल मिलाकर 17,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसके विपरीत भाजपा ने अपने शासनकाल के महज 12 वर्षों में प्रदेश को 5.5 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम कर्ज के जाल में धकेल दिया है। हुड्डा का आरोप है कि इस कर्ज का तकरीबन 90% हिस्सा केवल पुराना ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा है। उन्होंने अनाज खरीद और बैंकिंग क्षेत्र में अनियमितताओं का जिक्र कर कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है और युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राम मंदिर परिसर से जुड़े घटनाक्रमों से करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम सबके आराध्य हैं, भाजपा उनकी ठेकेदार नहीं बन सकती। इस विषय पर देश के प्रधानमंत्री को भी अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। वहीं राजस्थान के साथ जल समझौते के दावों पर सवाल उठाते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार पहले पंजाब से हरियाणा के हिस्से का पानी लेकर दिखाए, हरियाणा को भी उसकी जायज हक मिलना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि ग्रामीण अंचलों और किसानों से शिकायतें आ रही हैं कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन के कारण वाहनों और कृषि इंजनों में तकनीकी खराबी आ रही है और गाड़ियों का माइलेज भी घट रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन की नीतियों का कभी भी विरोध नहीं हुआ क्योंकि उसमें किसानों का हित सर्वोपरि होता था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 4 और 5 जुलाई को आयोजित हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2025 सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। अब अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। इसी बीच बोर्ड के चेयरमैन शंकर धूपड़ ने बताया कि रिजल्ट जारी करने से पहले आंसर की प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थियों से ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे और विशेषज्ञ समिति उनकी जाँच करेगी। सभी आपत्तियों के निपटारे के बाद ही OMR शीट का मूल्यांकन कर परिणाम घोषित किया जाएगा। परीक्षा के दौरान कुछ प्रश्नों में गलतियों के आरोपों पर चेयरमैन ने कहा कि उनके पास भी इस संबंध में कई शिकायतें और फोन आए थे। उन्होंने स्वयं कई परीक्षा केंद्रों का दौरा किया था जहां कुछ अभ्यर्थियों ने भी इस तरह की बातें रखी थी। सभी आपत्तियों की जांच विशेषज्ञ समिति करेगी और किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। शंकर धूपड़ ने यह भी बताया कि बोर्ड समय रहते एस्टेट 2026 आयोजित कराने का भी प्रयास करेगा जिससे अभ्यर्थियों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बाद अब दिल्ली NCR को देश का पहला अगला बड़ा बुलेट ट्रेन हब बनाने की तैयारी तेज हो गई है। केंद्र सरकार दिल्ली से 4 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इनमें दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर सबसे अहम माना जा रहा है। यह उन 7 हाई स्पीड रेल परियोजनाओं में शामिल है जिनकी घोषणा आम बजट में की गई थी। इन परियोजनाओं पर तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। दिल्ली लखनऊ वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की लंबाई लगभग 813 से 865 किलोमीटर होगी। इस रूट पर 13 से 15 स्टेशन प्रस्तावित है। ट्रेन की अधिकतम रफ्तार की बात करें तो 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी, जिससे दिल्ली से लखनऊ की दूरी तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट और वाराणसी की दूरी लगभग 3 घंटे 50 मिनट में पूरी की जा सकेगी। प्रस्तावित स्टेशनों में हजरत निजामुद्दीन, नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, न्यू भदोई और वाराणसी शामिल हैं। दूसरा और सबसे लंबा कॉरिडोर दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी होगा, जिसकी अनुमानित लंबाई तकरीबन 1705 किलोमीटर होगी। इस रूट से दिल्ली से सिलीगुड़ी का सफर करीब 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। वहीं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का पहला चरण साल 2027 और पूरा प्रोजेक्ट साल 2029 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।
संसद का मानसून सत्र 2026 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। भारत सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की बैठक बुलाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। तकरीबन 3 सप्ताह तक चलने वाले इस सत्र में राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा, बहस और निर्णय होने की संभावना है। सरकार विभिन्न विधेयकों को सदन में पेश कर सकती है। वहीं विपक्ष भी कई अहम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इस बार का मानसून सत्र राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की हालिया चुनावी जीत के बाद यह पहला संसदीय सत्र होगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना में हुई टूट का असर भी संसद में देखने को मिल सकता है। तृणमूल कांग्रेस के 20 और शिवसेना के 6 सांसदों ने अलग समूह के रूप में मान्यता की मांग की है। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले का इंतजार है। राज्यसभा में हाल ही में नए और दोबारा से निर्वाचित सदस्यों की शपथ लेने के बाद सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। ऐसे में सरकार को उच्च सदन में अपने विधेयकों को आगे बढ़ाने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है। रेवाड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम से दूरी बनाने को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी खुलकर सामने आई है। सोमवार को धारूहेड़ा नगर परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे राव इंद्रजीत सिंह ने मीडिया से कहा कि मैं या फिर बाउल विधायक या कोई और कार्यक्रम में नहीं गए तो किसी को क्या परेशानी। राव ने यह भी कहा कि कार्यक्रम से 2 दिन पहले सीएम नायब सिंह सैनी से बातचीत हुई थी। सीएम ने कहा था कि प्रोटोकॉल दुरुस्त करने के लिए बाबू लोगों को बोल दिया है, लेकिन इन्विटेशन आज तक नहीं मिला। इधर रेवाड़ी बीजेपी के जिला महामंत्री पंडित हिमांशु पालीवाल की ओर से जिले के कई मंडल अध्यक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपकी अनुपस्थिति का कारण 1 दिन के भीतर बताएं। उल्लेखनीय है कि 30 जून को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बाउल कैंपस में खेत बचाओ अभियान का समापन था, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, जबकि अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी ने की थी। इस कार्यक्रम में राव इंद्रजीत सिंह के अलावा रेवाड़ी जिले से भाजपा के तीनों विधायक, जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष नहीं पहुंचे थे। 30 जून को सीएम के कार्यक्रम में नहीं पहुंचने वाले विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार 1 जुलाई को सीएम के ऑनलाइन उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। उसी शाम को विधायक अनिल यादव के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि पार्टी ने इसे बगावत माना है। पूरे मामले की समीक्षा के लिए सरकार व संगठन की कई टीमें गुपचुप तरीके से रेवाड़ी पहुंच चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया पहुंचे। सीमा पर पहुंचते ही मेजबान देश के फाइटर जेट्स ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का यहां तीसरा दौरा है। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच होने वाली द्विपक्षीय बैठक में तकरीबन 2500 करोड़ की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील पर मोहर लगने की संभावना है। पीएम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानान भी जाएंगे। 9वीं शताब्दी में बनाया हिंदू मंदिर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन उनकी सांस्कृतिक विरासत पर हिंदू बौद्ध सभ्यता की गहरी छाप दिखाई देती है। यहाँ रामलीला होती है, गरुड़ एयरलाइन है और नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर भी छप चुकी है। इंडोनेशिया का साबंद पोर्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बेहद करीब है। भारत और इंडोनेशिया ने साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान साबंग पोर्ट और आसपास समुद्री सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई थी। इसके तहत पोर्ट की विकास, समुद्री संपर्क, लॉजिस्टिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया गया। भारत और इंडोनेशिया के बीच तकरीबन 2500 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की संभावित डील इस यात्रा का सबसे अहम एजेंडा मानी जा सकती है। अगर समझौते पर मोहर लगती है तो फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा विदेशी ग्राहक बन सकता है। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 521 अंक की तेजी के साथ 78,285 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 160 अंकों की बढ़त रही और ये 24,430 के लेवल पर बंद हुआ। ऑटो, रियल्टी, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स में अधिक खरीदारी देखने को मिली। वहीं सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 761 रुपए गिरकर 1,45,000 रुपए पर पहुंच गया है, तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी 700 रुपए गिरकर 2,33,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है। वहीं $1 का रेट 95 रुपए 60 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।